हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। संविधान को करवाए हुए थोड़ा सा गैप हो गया है, पर मैं क्योंकि अकेला हूं और आप में से अगर किसी ने यूट्यूब की वीडियोस कभी बनाई होंगी तो आपको पता होगा कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है। तो छोड़िए इन सब बातों को। अभी तक हमने उपराष्ट्रपति को समझ लिया है, अब हम कंटिन्यू धड़ाधड़ पूरी सीरीज को ख़त्म करेंगे और साथ साथ में इनके एमसीक्यूज भी करना शुरू करेंगे। तो आज ही मतलब 1-2 दिन में ही आपको एमसीक्यूज की सीरीज भी हम शुरू कर देंगे संविधान की। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपसे मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए सिवाय छोड़ के आपकी यूनिफॉर्म के, आपकी नौकरी के, और दूसरा इस चैनल को ऊपर उठाने का। केवल वीडियो को लाइक करना है और इधर जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। आज का टॉपिक है मंत्रिपरिषद। आज हम मंत्रिपरिषद को समझेंगे, साथ में प्रधानमंत्री को भी समझ ही लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं अधूरे होते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। देखो, जो मंत्रिपरिषद है या जो प्रधानमंत्री है, मतलब ये क्या चीज़ है, आप पहले ही चीज़ समझिए। भारत देश में 2 तरह के प्रमुख होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख है, एक राजनीतिक प्रमुख है। जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति महोदय हैं, और जो राजनीतिक प्रमुख हैं, जो जनता द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। तो राष्ट्रपति को हमने पूरे अच्छे से समझ लिया है। अब प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को समझना शुरू करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 74 बात करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, क्योंकि जो सर्वे सर्वा होते हैं, जो कानून बनाने का काम करते हैं, वो कौन होते हैं? देखो, दोनों के अपने अपने स्थान है। राष्ट्रपति का अपना स्थान है। राष्ट्रपति जो है वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। उन्हीं के नाम से सब काम होते हैं, वही साइन करते हैं। तो कोई भी बिल जो होता है वो एक्ट में बदलता है, कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये केवल कहने वाली बातें हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य हैं। आर्टिकल 143 को आपको ध्यान रखना जरूरी है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। वो किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उनको सलाह देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को उनको सलाह देनी पड़ेगी। पर यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट सलाह दे देगा तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। बट यदि राष्ट्रपति महोदय सलाह मांगते हैं या राष्ट्रपति महोदय को सलाह दी जाती है, किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, उनको वह सलाह माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें एक बात है, आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 बात करता है कि राष्ट्रपति को सलाह यानी कि एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रियों की एक परिषद होगी, और जिसका जो मुखिया होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, तो बोलना पड़ेगा आर्टिकल 74 में है। और पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद का जिक्र किस में है, तो आपको बोलना पड़ेगा मंत्रिपरिषद का जिक्र भी आर्टिकल 74 में है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 में क्या बात बोली गई है कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी एवं विधायी अधिकारों में हमने इनको देखा था कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति जब नियुक्ति की बात आती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जब बात आती है, तो सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री का आता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात आती है। तो आर्टिकल 75 में नियुक्ति है प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो जाती है। जो चुनावों में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है
उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, अपना दावा रखते हैं कि हमारे पास बहुमत है। उसके बाद राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देते हैं। फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कि मैं फलाने आदमी को ये मंत्री बनाना चाहता हूँ, सरकार इस व्यक्ति को ये मंत्री बनाना चाहता हूँ, इसको ये मंत्री बनाना चाहता हूँ, तो सिफारिश करते हैं। तो जैसे ही सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय अन्य मंत्रियों को जिनसे मिलकर मंत्रिपरिषद बनी है उनको नियुक्त कर देते हैं। ये बात 75 में कही गई है, ये बात आर्टिकल 75 में कही गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ में एक चीज हम ध्यान रख लेते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता ही है, साथ में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को उनके पद की गोपनीयता की शपथ, उनके पद की गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ का मतलब है कि हम ठीक ठाक से काम करेंगे, देश के प्रति जिम्मेदारी से काम करेंगे, भारतीय संविधान के दायरे में रहकर उसको मानते हुए हम क्या करेंगे, अपने पद का निर्वहन करेंगे। तो नियुक्ति और शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। किनको, प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को। अब ये मंत्रिपरिषद है क्या चीज, मंत्रिपरिषद एक्चुअली में है क्या चीज, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मंत्रिपरिषद एक्चुअली में है क्या चीज, मंत्रिपरिषद 3 तरह के मंत्रियों से मिलकर बनती है। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनती है। पहले मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। जैसे जो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी मंत्रालय हैं उनके मुखिया होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि रक्षा मंत्रालय, उसके मुखिया रक्षा मंत्री। जैसे कि वित्त मंत्रालय, उसके मुख्यालय, उसके अध्यक्ष वित्त मंत्री। और इसी प्रकार सभी मंत्रालयों के जो मतलब हेड होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। फिर इन कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। अब राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री नॉर्मल और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, जो मंत्रालय हैं उनके मुखिया होते हैं। उसके बाद इन कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के, एक राज्य मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, ये कैबिनेट की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। और इन राज्य मंत्रियों को मंत्रालयों के अंदर प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है। और उपमंत्री क्या करते हैं, उपमंत्री इनको राज्य मंत्रियों को और इनको हेल्प करने के लिए होते हैं, बट ये कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये 3 प्रकार के मंत्री जब आपस में मिल जाते हैं तो मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसमें जब पीएम का भी समावेश हो जाता है, यानी कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ में जब पीएम जाके खड़े हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जाके खड़े हो जाते हैं, तब उन मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है, उन मंत्रियों के समूह को केंद्रीय मंत्रिमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। उसके बाद अगला फैक्ट है, अब देखो मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं। आप देखते हैं कोई सरकार ज़्यादा मंत्री रखती है, कोई सरकार कम मंत्री रखती है, तो मतलब इनकी कोई सीमा तो होगी ना कि भाई तुम इतने मंत्री बना सकते हो, भाई तुम इतने मंत्री बना सकते हो, तुम इतने मंत्री बना सकते हो, कोई सीमा तो होगी। हाँ सरकार, बिल्कुल सीमा है इनकी। क्या सीमा है, ये बात बोली जा रही है कि मंत्री परिषद का एक चीज़ है, सीमा के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सीमा से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद का सदस्य बनना है, अगर किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद का सदस्य बनना है तो उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए कंपलसरी है क्या चीज, या तो वो लोकसभा का या वह राज्यसभा का सदस्य होवे। क्या होवे, वो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। और यदि जिस समय वह मंत्री परिषद का सदस्य बन रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार का मंत्री वह बन रहा है और उस समय उसके पास सदस्यता नहीं है, मंत्री परिषद का सदस्य बन गया है, पहली कंडीशन क्या है कि लोकसभा राज्यसभा में उसका सदस्यता ग्रहण करना जरूरी है। अगर मान लिया कि वो मंत्री परिषद का सदस्य बन गया है
बट अभी उसके पास न तो लोकसभा और न राज्यसभा की सदस्यता है, तो उसके लिए नियम है कि भाई तुम ठीक है अभी तुम्हारे पास नहीं है, पर 6 महीने के अंदर अंदर तुमको क्या काम करना है, किसी भी सदन की सदस्यता को धारण कर लेना है। अगर तुम इन 6 महीने के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा की लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की सदस्यता को ग्रहण करने में असमर्थ हो, तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपना पद से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी बात। यदि कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहता है तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि जिस समय वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन रहा है उस समय सदस्यता नहीं है, तो उसको आने वाले 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि नहीं कर पाता तो उसके अपने पद से इस्तीफा देना होगा, त्यागपत्र देना होगा, पद को छोड़ना होगा। क्लियर हो गई बात। अगली बात कर लेते हैं, संख्या की बात कर रहे थे हम लोग कि कितनी संख्या है, मैक्सिमम कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्रिपरिषद कितनी हो सकती है। तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में मेरे भाई। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और उस 2003 के संशोधन के मुताबिक मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, लोकसभा की कुल सीट का 15% से अधिक नहीं। लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं। यानी कि मान लिया जाए कि यदि लोकसभा में कुल सीट, हम ये नहीं देख रहे भरी हुई कितनी है, छोड़ी हुई कितनी है, लोकसभा में कितना फिलहाल कितनी सीटें हैं, 545 हैं, ठीक है, ये 552 है, 552 सीट लोकसभा में है। भरी हुई कितनी है, 543 सीट है। पहले 45 भरी रहती थी, 2019 में अमेंडमेंट हुआ, आंग्ल भारतीय जो 2 थे उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया। उसको मैं आगे लोकसभा में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मान लेते हैं, मानने के लिए, सिंपल समझाने के लिए, कि लोकसभा में 100 सीटें हैं कुल मिलाकर, तो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के या कुल सीट संख्या के 15% से अधिक नहीं। यानी कि मैक्सिमम 15% हो सकती है। तो अगर 100 व्यक्ति हैं, 100 सांसद हैं, तो 15 सांसद से अधिक संख्या नहीं होगी। मंत्रिपरिषद में 15 से 1 व्यक्ति भी अधिक नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 75 का तीसरा भाग, 75 का तीसरा भाग क्या कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है ना, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एकल भाग में नहीं, सामूहिक रूप से सब मिलजुल के लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, जवाबदेह है। क्यों जवाबदेह है? क्योंकि देश ने उनको चुन के भेजा है। लोकसभा क्या है? लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, संसद का निचला सदन कहलाता है, ठीक है। और लोगों के प्रतिनिधि, भारत की जनता के प्रतिनिधि, नागरिकों के प्रतिनिधि वहां जाके बैठते हैं। तो जवाबदेह कौन होगा? जवाबदेह होगी ये मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 75(3) के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, अकेला मंत्री नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वित्त मंत्री को अलग से खड़ा कर दिया जाएगा, भाई तुम भाई जिम्मेदार हो भारत में अगर अर्थव्यवस्था कम हो रही, नहीं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे लोकसभा के प्रति। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि लोकसभा में किसी भी मंत्री के प्रति, यदि किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यदि लोकसभा में किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो तत्समय तत्काल समस्त मंत्रिमंडल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यदि लोकसभा में किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम पीएम की शक्तियों के बारे में एवं उनके अधिकारिता के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात है, जो पीएम साहब होते हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, वो लोकसभा के नेता होते हैं। वो क्या होते हैं? लोकसभा के नेता होते हैं। क्योंकि लोकसभा में कौन जाता है? बहुमत प्राप्त करके दल जाता है, और बहुमत जिसके पास होता है वो नेता भी क्या होता है? वो बड़ा नेता होता है। तो बड़ा नेता होगा तो लोकसभा में क्या है? लोग चुन के गए, बहुमत प्राप्त दल है,
उसका जो नेता होगा वो लोकसभा का भी नेता होगा। फिलहाल कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो लोकसभा का नेता होता है और उसके पास क्या अधिकार होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सदन आहूत करने के लिए या अवसान करने के लिए कह सकता है। ये क्या कर सकता है? सदन को आहूत करने के लिए या अवसान करने के लिए कहता है। सदन के जो सत्र हैं, सदन का जो सत्र है, आपको पता है 3 सत्र लगते हैं। सबसे पहला सत्र बजट सत्र लगता है, फिर मानसून सत्र लगता है, फिर कौन सा लगता है? शीत सत्र लगता है। तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कौन? प्रधानमंत्री, कि साहब आप एक काम कर लो, सदन को बुला लो, आहूत कर लो मतलब बुला लो, चर्चा हो जाएगी। और फिर जब बोल सकता है कि अब सदन को समाप्त कर दो, अवसान कर दो, देहावसान, देह का समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। तो अवसान करने के लिए, सत्र को आहूत करने के लिए, अवसान करने के लिए सलाह दे सकता है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री होता है वो सभा में, यानी कि लोकसभा जो है उसमें सरकार की नीतियों की घोषणा करने वाला आधिकारिक व्यक्ति होता है। पीएम क्या होता है? सभा में सरकार की नीतियों की घोषणा करने वाला आधिकारिक व्यक्ति होता है। तीसरी बात है, पीएम अध्यक्ष होते हैं। पीएम जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं किसके? नीति आयोग के। इससे पहले योजना आयोग था, 2014 में बदल दिया। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं और अंतर्राज्यीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये 2-3 इफेक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको पता है राष्ट्रपति महोदय जो जिन लोगों की नियुक्ति करते हैं वो सब प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होते हैं, सिफारिश पर ही होते हैं। चाहे सीएजी हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी, यूपीएससी के अध्यक्ष या चेयरमैन, जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष और चेयरमैन वगैरह जो भी हैं उनके सदस्य, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर यह काम किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक चीज है, यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री के पास शक्ति क्या है? प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र के लिए कह सकता है कि भाई तुम अपना इस्तीफा दे दो। प्रधानमंत्री क्या कह सकता है कि भाई तुम अपना रिजाइन दो और घर जाओ। और यदि वह मंत्री फिर भी नहीं मानता, यदि वह मंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता, रिजाइन नहीं देता, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह सकता है, सलाह दे सकता है या कह सकता है कि इस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए, मंत्रिपरिषद से, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए। ये शक्ति है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, पीएम यदि त्यागपत्र दे दे, प्रधानमंत्री यदि त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, तो प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। क्योंकि आर्टिकल 74 बोल रहा है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और यदि प्रधानमंत्री का पद किसी भी कारण से खाली हो जाए, मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, तो मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा आपके लिए प्यार, ये था हमारा आपके लिए लेक्चर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उम्मीद करता हूँ इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।